बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी। सबसे पहले तो वेलकम टू द कॉलेज एंड वेलकम टू द फर्स्ट ईयर। बच्चों, ज़िंदगी के अंदर जब भी हम लर्निंग की बात करते हैं, डिफरेंट फेजेस में लर्निंग हो रही है। अभी तक आपने फर्स्ट फेज को क्लियर किया, जो कि आपका मैट्रिकुलेशन या आपका एसएससी एग्जाम था। अब आप ऐसे फेज में आ गए जहां पर ना सिर्फ आपने नॉलेज ग्रैब करनी, उसके साथ साथ आपने स्किल्स को भी सीखना है। ये इसे इंटरमीडिएट क्यों कहा जाता है? जो कॉलेज लाइफ है उसे इंटरमीडिएट इस वजह से कहा जाता है कि ये आपकी कंप्लीट एजुकेशन के मिड में आ रहा होता है, और ये एक ऐसा क्रूशियल फेज है जिसमें आप आज स्टेप इन हुए हैं कि अगर आपने इस फेज को बहुत अच्छे से कर लिया तो आपकी फ्यूचर स्टडीज एज वेल एज योर फ्यूचर जॉब्स भी सिक्योर हो जाएंगी। और अगर यहां पर आप पढ़ाई से दूर हुए या पढ़ाई में इंटरेस्ट इतना नहीं लिया, तब आपके लिए फ्यूचर स्टडीज में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इवन जॉब्स ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। वो तमाम नॉलेज जो आप मैट्रिकुलेशन तक हासिल करते आए हैं, अब उस नॉलेज की इंप्लीमेंटेशन की तरफ आप मूव कर रहे हैं। तो बेटा, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर आपकी लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 ईयर ऑफ एजुकेशन हैं। इसमें आपने बहुत ही एहतियात और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ अपनी स्टडीज को परफॉर्म करना है। तो बच्चों, आप सब आईसीएस स्टूडेंट्स हैं और बीइंग आईसीएस स्टूडेंट्स आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने आईसीएस क्यों सिलेक्ट किया। या आफ्टर आईसीएस आप क्या कर सकते हैं, फर्दर कौन सी फील्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फर्दर अगर आप जॉब्स की तरफ जाना चाहें तो कौन सी जॉब्स हैं जिन्हें आप आसानी से गेट कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूं तो व्हाट इज द स्कोप ऑफ आईसीएस, ये चीजें, और इसके साथ साथ हमारे पास जो आपके कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन है वो आज के लेक्चर का हिस्सा होंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम स्कोप ऑफ सब्जेक्ट या स्कोप ऑफ आईसीएस, स्कोप ऑफ कंप्यूटर साइंसेस को डिस्कस करते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि व्हाई हैव यू सिलेक्टेड आईसीएस। बच्चों, याद रखो कि मार्क्स इतने मैटर नहीं करते जितनी नॉलेज मैटर कर रही है। ऑल्दो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, उनके अंदर मार्क्स को इंपॉर्टेंस दी जा रही होती है, लेकिन सबसे मेजर कंसर्न आपका नॉलेज हासिल करना होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ डिग्री हासिल करने से ही बंदा कामयाब नहीं होता, लेकिन अगर हम उसे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करते हैं, हमारे पास इतनी नॉलेज हो कि कौन सी चीज किस जगह पर किस तरह से परफॉर्म करनी है, तो फिर ही हम सक्सेसफुल होते हैं। तभी उस डिग्री का, उस नॉलेज का, उस पढ़ाई का कोई ना कोई फायदा होता। तो बेटा, इसे हम डिस्कस करते हैं। और बीइंग आईसीएस स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले क्या क्वेश्चन आता है, व्हाट इज आईसीएस। ऑल्दो आप लोग प्रॉस्पेक्टस स्टडी करके आए और उसके साथ साथ आपने बहुत सारी नॉलेज भी कलेक्ट की है आईसीएस से रिलेटेड। क्या हम आईसीएस पढ़ने जा रहे हैं, आईसीएस की क्लासेस अटेंड करने जा रहे हैं, तो आईसीएस में है क्या। तो एक इंट्रोडक्शन लेते हैं और उस इंट्रोडक्शन के बाद हम अपने सब्जेक्ट की तरफ मूव करेंगे और फिर कंप्लीटली अपने सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो बेटा, व्हाट इज आईसीएस? आईसीएस बेसिकली एक इंटरमीडिएट फील्ड है और ये स्टैंड्स फॉर इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंसेस आ जाता है। इंटरमीडिएट मींस जो आपकी एफएससी है या जिसे आप कहते हैं एचएसएससी, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन, उसकी एक फील्ड आईसीएस
और वो स्टैंड्स करता है इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंसेस। ये बेसिकली 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम है और इसके बाद आपको HSSC की डिग्री दे दी जाती है। और इसके जो मेजर सब्जेक्ट्स की बात अगर हम करते हैं तो इसके अंदर आप 3 मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और 3 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं आपके। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में आपके पास इंग्लिश, उर्दू एंड इस्लामियात। इसके साथ साथ जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनमें सबसे मेन सब्जेक्ट आईसीएस का जो है वो आपके पास कंप्यूटर साइंसेस आ जाता है। कंप्यूटर साइंस आपका एक सब्जेक्ट और इसके साथ साथ जो दूसरा सब्जेक्ट आईसीएस स्टूडेंट्स ने लाजमी पढ़ना होता है वो आपका मैथमेटिक्स आ जाता है। मैथमेटिक्स के साथ साथ थर्ड सब्जेक्ट में आपको चॉइस दी जाती है, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स। कुछ बोर्ड्स, कुछ इंस्टीट्यूशंस मैथ की चॉइस भी देते हैं, मींस मैथ्स की जगह के ऊपर इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई जाती है, तो वो जनरल साइंसेस में आ जाता है। जबकि अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर हमारे पास 2 मेन सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, कंप्यूटर साइंसेस एंड मैथमेटिक्स। बेटा मैथ और कंप्यूटर साइंसेस दोनों बहुत ही इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। कहते हैं कि हर वो एक्सप्रेशन या हर वो सिनेरियो जिसे हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकें, हम उसका कंप्यूटर प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। तो अगर यही चीज देखें कि इतना इंपॉर्टेंट आपके पास रिलेशनशिप है बिटवीन मैथ एंड कंप्यूटर, याद रखना है बच्चों, आईसीएस के अंदर ना सिर्फ आपने कंप्यूटर साइंसेस बहुत अच्छे से पढ़नी है, उसके साथ साथ मैथमेटिक्स को भी आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो आप जो क्लास बैठी है ये इन तीनों मेजर सब्जेक्ट्स में से किसी एक ग्रुप को कैरी कर रही है, मींस कंप्यूटर साइंस, मैथ और एंड फिजिक्स, या फिर कंप्यूटर साइंस, मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स। दोनों फ्यूचर कंसर्न है और दोनों में इतने ज्यादा डिफरेंस नहीं है और बहुत सारी फील्ड्स आपके लिए आगे मौजूद हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ही देर में हम उन फील्ड्स को भी डिस्कस करेंगे। अब हम स्कोप ऑफ आईसीएस देखते हैं कि आप जो आईसीएस सिलेक्ट करके आए हैं आपको क्या फायदा होगा अब इस आईसीएस का। तो बेटा ये याद रखें कि इट इज बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है हु वांट इनोवेशन, जो कुछ नया करना चाहते हैं, जो पुरानी चीजों को ही कॉपी करके आगे नहीं चलना चाहते बट कुछ नया तख्लीक करना चाहते हैं, कुछ नया इजाद करना चाहते हैं, कुछ नया प्रोग्राम करना चाहते हैं, कोई नए आइडियाज के साथ मौजूद है, उनके लिए बेस्ट है। और हु वांट टू एक्सप्लोर मॉडर्न ट्रेंड्स, लेटेस्ट मॉडर्न ट्रेंड्स हैं उनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए आईसीएस बेस्ट फील्ड आ जाती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें एंड हु कीप इंटरेस्ट इन कंप्यूटिंग फील्ड, जो छोटी क्लासेस से ही कंप्यूटर पढ़ते आ रहे हैं और उनका इंटरेस्ट है कि हम कंप्यूटर की फील्ड में जाएं, या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं आप में जो पहले से ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, जो पहले से प्रोग्रामर्स हैं, जो पहले से वेब डेवलपर्स हैं, जो पहले से फ्रीलांसर्स हैं, तो उनके लिए ये आईसीएस या ये फील्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Students of ICS has greatest opportunities because almost every organization has IT department. आजकल देखें तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्यूटर्स लगे हुए हैं और उन कंप्यूटर्स को मैनेज करने के लिए और उनके ऊपर ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आईटी डिपार्टमेंट भी मौजूद है। और उस आईटी डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स भी होती हैं, लाइक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, सिस्टम इंजीनियर होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, और इसी तरह से आपके पास प्रोसेस मैनेजर्स होते हैं, डिफरेंट जॉब्स मौजूद होती हैं डिपार्टमेंट में। सो आप उनमें से किसी एक जॉब को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी में
मजीद फील्ड्स को हम डिस्कस करेंगे जो कि इसके स्कोप से रिलेटेड है कि अगर आपने ICS सेलेक्ट किया है तो अब आपके पास कौन कौन से अपॉर्चुनिटी डोर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें जाकर आप अपने आप को मनवा सकते हैं, अपनी स्किल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी बच्चों, अब हम इस बोर्ड के ऊपर उन तमाम फील्ड्स को डिस्कस करते हैं जिनमें ICS स्टूडेंट्स खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं और अपनी स्टडीज को फर्दर यूनिवर्सिटीज में जाकर कंप्लीट भी कर सकते हैं और अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो बेटा, इनमें आपके पास सबसे पहले कंप्यूटर इंजीनियरिंग आती है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों से रिलेटेड आ जाती है। इसके साथ साथ सिस्टम इंजीनियरिंग आती है। सिस्टम, कंप्लीटली सिस्टम की अगर हम बात करें, सिस्टम के अंदर सिर्फ कंप्यूटर नहीं आता, सिस्टम के अंदर आपके पास सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फिर यूजर्स, फिर कम्युनिकेशन लिंक्स और भी जितने भी रिलेटेड कंपोनेंट्स आ जाते हैं वो सारे के सारे मिलकर सिस्टम बना रहे होते हैं। अब किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्यूटर को किस तरह से इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम इंजीनियरिंग। और ये एक पूरी फील्ड है जिसके जरिए आप स्टडीज को कंप्लीट और जिनमें जॉब्स परफॉर्म कर सकते हैं। देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाती। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात अगर हम करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर प्लानिंग, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोजेक्ट प्लानिंग, ये सारी की सारी ऐसी फील्ड्स हैं जो किससे रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं और वो इस फील्ड के अंदर स्टडी की जाती है। और ये ऐसी फील्ड्स हैं सारी की सारी जिनमें ICS स्टूडेंट्स आसानी से एडमिशन ले सकते हैं, आसानी से फ्यूचर में अपने आप को मजीद कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी स्टडीज को। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आ जाती है। वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका सर्किट्स, हार्डवेयर वगैरह से इंटरेस्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की तरफ भी जा सकते हैं। लाइक ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने फिजिक्स भी पढ़ी है और उन्हें फिजिक्स में भी इंटरेस्ट है तो उनके लिए एक अच्छी फील्ड आ जाती है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसमें ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स बल्कि साथ साथ कंप्यूटर फील्ड को भी स्टडी किया जाता है। देन एवियोनिक्स आ जाती है। एवियोनिक्स के साथ साथ आपके पास नेटवर्क्स एंड डाटा कम्युनिकेशन भी आ जाती है। एवियोनिक्स के अंदर फ्लाइट कंट्रोल ऑपरेशंस, फ्लाइट ऑपरेशंस आ गए और इसी तरह से जो डिफरेंट आपके एयर बेस्ड ऑपरेशंस हैं वो तमाम के तमाम एवियोनिक स्टडीज में आ जाते हैं। नेटवर्क एंड डाटा कम्युनिकेशन, जिधर भी IT डिपार्टमेंट है वहां पर नेटवर्क मौजूद है, वहां पर डाटा शेयरिंग हो रही है। उसके साथ साथ अगर आप देखें मोबाइल कम्युनिकेशन है या आपकी नेटवर्क कम्युनिकेशन, आप हर घर के अंदर इवन इंटरनेट कनेक्शन है, ये कैसे काम कर रहे हैं, कैसे मैनेज हो रहे हैं, इन्हें कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ये सारा कुछ हम नेटवर्क एंड डाटा कम्युनिकेशन की फील्ड के अंदर डिस्कस करते हैं। देन डाटा साइंसेज आ जाती है। बेटा, जो डाटा है हर पर्सन, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसे कैसे मैनेज किया जाए, उसे कैसे इफेक्टिवली स्टोर किया जाए, उसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसके ऊपर कैसे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करवाए जाएं, ये तमाम के तमाम चीजें डाटा साइंसेस का हिस्सा हैं। नई फील्ड है और इसके अंदर काफी फ्यूचर स्कोप भी मौजूद है। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे AI कहते हैं। आजकल देखें तो हर कोई कहता है जी AI का दौर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेक द कंप्यूटर्स कैपेबल टू थिंक लाइक ह्यूमन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड रोबोटिक्स मीन साथ में रोबोटिक्स भी आ गए कि रोबोट्स या कंप्यूटर्स को इतना इंटेलिजेंट बना देना कि वो ह्यूमन लाइक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके, ह्यूमन एक्सप्रेशंस दे सके, वो ह्यूमन की तरह रिस्पॉन्स दे सकें, सोच सकें। ये सारा कुछ किसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स के अंदर आ जाता है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड है और इसमें बहुत ही ज्यादा वर्क भी हो रहा है, बहुत रिसर्चेस भी हैं और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट भी मौजूद है।
जिस तरह से आप कह लें कि स्मार्ट होम्स, हाइब्रिड कार्स, ये सारे के सारे किस में आते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह में ही आ रहे हैं। उसके बाद आपके पास एक और फील्ड आती है, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग मींस आपने अपना डाटा या अपनी रिसोर्सेस यूज नहीं करनी, बल्कि इंटरनेट के थ्रू किसी और की सर्विसेज को, किसी और की रिसोर्सेज को यूज करना है। आपका डाटा आपके कंप्यूटर्स में स्टोर नहीं है, ऑन द इंटरनेट कहीं और स्टोर्ड है इन द क्लाउड। तो ये सारा कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर है। ये भी पूरी की पूरी एक फील्ड है जिसमें स्टूडेंट्स स्टडीज अपनी परफॉर्म कर रहे हैं, रिसर्चेस कर रहे हैं, इवन कि डॉक्टरेट की डिग्रीज तक इनमें दी जा रही होती है। इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सी फील्ड आ जाती है, दैट इज साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। साइबर क्राइम्स का नाम आपने सुना है, इसी तरह साइबर सिक्योरिटी आ जाती है, एंड उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, क्रैकिंग, डाटा प्रोटेक्शन, डाटा एक्सेसिंग, डाटा रिकवरी, ये सारे के सारे ऑपरेशंस किस फील्ड का हिस्सा है? साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का हिस्सा में होते हैं। हाउ टू प्रोटेक्ट डाटा ऑफ एनी पर्टिकुलर यूजर फ्रॉम अदर्स, ये सारा कुछ भी आपका साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में ही आता है। फिर अगर हम हेल्थ साइंसेस की तरफ जाते हैं, वहां पर बायोलॉजी का आपने नाम सुना है, जो कि एक सब्जेक्ट है, और आप लोग 9 से इस सब्जेक्ट को ड्रॉप कर चुके हो, वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने 9th में कंप्यूटर साइंस की फील्ड सेलेक्ट की थी। अब उसके बाद लेकिन अगर ये देखें तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड जेनेटिक साइंसेस भी एक ऐसी फील्ड है जिसमें कंप्यूटर वाइडली यूज हो रहा है। तो तमाम स्टूडेंट्स जो बायोलॉजी से रिलेटेड या मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड हैं, अगर वो मेडिकल साइंसेस में नहीं जाना चाहते, वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी आ सकते हैं, जेनेटिक साइंसेस में भी आ सकते हैं, जो कि फॉरेंसिक लैब्स वगैरह के अंदर सारे काम हो रहे होते हैं। इसी तरह से जेनेटिक साइंसेस मौजूद हैं जिसके अंदर क्लोनिंग वगैरह से रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं उनके ऊपर वर्किंग की जा रही होती है कंप्यूटराइज वे में। और न्यूरो साइंसेस भी किसकी फील्ड्स में आ रही? बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आ रही है एंड जेनेटिक साइंसेस में। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की फील्ड बहुत यूजफुल है। आजकल हॉस्पिटल्स में देखें तो ऐसे तमाम मशीन्स आ गई हैं जिनके थ्रू आपकी ऑपरेशंस वगैरह किए जा रहे हैं, लेकिन कंप्यूटराइज वे में मैनेज की जा रही होती है। या फिर जो हमारे पास फिजिकल पार्ट्स हैं उन्हें भी देखें तो वो कंप्यूटराइज वे में ही मैनेज हो रहे हैं। तो वो तमाम भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में ही आते हैं। देन एम्बेडेड एंड कंट्रोल सिस्टम्स आ जाते हैं। एम्बेडेड डिवाइसेस लाइक मोबाइल, लाइक टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये तमाम एम्बेडेड डिवाइसेस हैं। इनके ऊपर कैसे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे, इन्हें कैसे मैनेज किया जा रहा है, किस तरह से डिफरेंट वे में यूज किया जाएगा, ये सारा कुछ एम्बेडेड एंड कंट्रोल सिस्टम्स में ही आता है। देन कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस आती है, हाउ टू मेक कंप्यूटर इंटेलिजेंट। ये तमाम इस फील्ड में, ये भी एक नई फील्ड है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिलती जुलती है, लेकिन इसके अंदर कंप्यूटेशनल एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जा रहा है। एडवांस कंप्यूटर टेक्निक्स को अप्लाई किया जाता है। देन मैकाट्रॉनिक्स आ जाती है। अब मैकाट्रॉनिक्स एक ऐसी फील्ड है जो आपके आईसीएस के स्टूडेंट्स भी, उसके साथ साथ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी इस फील्ड में जा सकते हैं। ये बेसिकली 4 से 5 फील्ड्स का कॉम्बिनेशन है, और ये रोबोटिक आर्म्स, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर जो आजकल कंप्यूटराइज सारा इन्वायरमेंट बन रहा है, उसके लिए जो वर्किंग की जाती है, जो थ्योरीज हैं, वो तमाम की तमाम मैकाट्रॉनिक्स में आती है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंसेस, ये सारी इन फील्ड से मिलकर मैकाट्रॉनिक्स बनती है। इसमें भी आप जा सकते हैं। देन कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन अदर फील्ड्स, बिजनेस है, घर है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, इनमें कंप्यूटर यूज हो रहा है, डिफरेंट कंप्यूटर एप्लीकेशंस यूज हो रही हैं और डिफरेंट वर्किंग परफॉर्म की जा रही होती है। इसके साथ साथ एक और जो कंसेप्ट आजकल हर किसी के सामने मौजूद है और हर कोई उसे यूज भी कर रहा है आजकल के मॉडर्न सिनेरियोज में, लेटेस्ट सिनेरियोज जो हैं, करंट सिचुएशंस हैं, उनमें तो है डिस्टेंस बेस्ड ऑपरेशंस।
आप घर पर बैठे काम कर रहे हैं, आप घर पर बैठे क्लासेस ले रहे हैं, डिस्टेंस बेस्ड लर्निंग आ गई, डिस्टेंस बेस्ड वर्किंग आ गई। ये तमाम भी कंप्यूटर की बेस के ऊपर ही परफॉर्म हो रहे हैं, नेटवर्क की बेस के ऊपर परफॉर्म हो रहा है, सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड फॉर्म में परफॉर्म हो रहा है। तो बेटा बीइंग आईसीएस स्टूडेंट्स, आपके पास देखें कितनी सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं इन फ्यूचर, जिन्हें आप अडॉप्ट कर सकते हैं और इनमें अपनी स्किल्स को फ्लोरिश भी कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि आईसीएस स्टूडेंट्स किन फील्ड्स में जॉब्स या किस तरह की कंपनीज में जॉब गेट कर सकते हैं। इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी बेटा, अब हम देखते हैं कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आईसीएस स्टूडेंट्स या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स जॉब गेट कर सकते हैं। तो इनके अंदर आईटी फर्म्स आ जाती हैं, बहुत सारी आईटी फर्म्स हैं जो आईटी रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही हैं। व्हाट इज आईटी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ कंप्यूटर टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड आईटी। तो बेटा आईटी फर्म्स मौजूद हैं, उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, देन डाटा कलेक्शन कंपनीज आ जाती हैं कि ऐसी कंपनीज जिनका काम डाटा गैदरिंग करना है, डिफरेंट सर्विस परफॉर्म करना है और उन सर्विस के बेस के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, डिफरेंट डिसीजंस लेने, ये सारे डाटा कलेक्शन कंपनीज का काम आ जाता है। या डाटा कलेक्शन कंपनीज दूसरी कंपनीज के लिए भी काम कर रही होती हैं कि डाटा कलेक्ट करके देती हैं उन कंपनीज को। इसके साथ साथ ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, आजकल सब चीज़ें ऑनलाइन मौजूद हैं जिन्हें आप सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। डिस्टेंस बेस्ड लर्निंग के साथ साथ ई कॉमर्स भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न ट्रेंड्स में आ गया हो। तो ये भी किस में है? ये भी आपकी एक फील्ड है जिसमें आप जॉब्स गेट कर सकते हैं। देन फ्रीलांसिंग आ जाती। फ्रीलांसिंग मीन्स आप किसी के एम्प्लॉय नहीं हैं, आप घर बैठे खुद किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं और उसके थ्रू अर्निंग कर रहे होते हैं। तो ये फ्रीलांसिंग में आता है कि आप फ्रीली जब चाहा काम कर लिया, प्रोजेक्ट गेट किए ऑनलाइन और उनके थ्रू डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर लिए। देन बैंकिंग सेक्टर आ जाता है। अब देखिए हर बैंक ऑनलाइन है, बैंक के अंदर जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं तमाम कंप्यूटराइज्ड वे में परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। बैंक्स वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पेपरलेस कंसेप्ट के ऊपर काम कर रही हैं और इन फ्यूचर बैंक्स में पेपर नाम की कोई चीज नहीं होगी, तमाम ऑपरेशंस कंप्यूटर के थ्रू ही परफॉर्म किए जाएंगे। तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स जॉब्स गेट कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। लाइक देखिए बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जिनके अंदर कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट है, तमाम एक्टिविटीज कंप्यूटर परफॉर्म कर रहे हैं, रोबोट्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, लेबर नहीं है, उन्हें मैनेज करना, उन ऑपरेशंस को मॉनिटर करना, उनके लिए डिफरेंट इंजीनियर्स की जरूरत होती है और उनमें सबसे मेन हाईलाइटेड इंजीनियर्स कौन से होते हैं? कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स ही आ जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी फील्ड है जिसके अंदर आप अपनी जॉब्स वगैरह भी गेट कर सकते हैं। तो बेटा ये कुछ मेजर फील्ड्स या मेजर कंपनीज या मेजर एरिया से जिनमें आप जॉब परफॉर्म कर सकते हैं और इस तरह से आपको अच्छे से आपके स्कोप का पता लग गया होगा कि अगर आप कंप्यूटर साइंस की क्लास में बैठे हैं या आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको आईसीएस की फील्ड ज्वाइन करने का कितना बड़ा फायदा है। ठीक है बेटा, इसके साथ साथ अभी हम अपने लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे जो कि फर्स्ट बोर्ड पर है। आते हैं फर्स्ट बोर्ड की तरफ। ओके बच्चों, अब हम सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर को डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर के अंदर हमारे पास इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स था कि व्हाट इज कंप्यूटर। तो इससे पहले हमारे पास कंप्यूटर साइंस की डेफिनेशन को देखते हैं। बेटा आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज कंप्यूटर साइंस। ऑल्दो ये आपसे पूछी नहीं जाती लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, आपके पास ये लिखी होनी चाहिए। कोई भी आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज कंप्यूटर साइंस, सो हमारे पास
कंप्यूटर साइंस इज द स्टडी ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटिंग। ये बेसिकली स्टडी है कंप्यूटर्स की एंड कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग के अंदर कंप्यूटर्स भी आ रहे हैं, कंप्यूटिंग डिवाइसेस भी आ रही, और वो तमाम ऐसी डिवाइसेस जिनके अंदर कंप्यूटर यूज होता है वो भी आती है। देयर थ्योरेटिकल एंड एल्गोरिथमिक फाउंडेशंस, उनकी जो थ्योरेटिकल फाउंडेशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और एल्गोरिथमिक प्रिंसिपल्स यानी कि जो प्रोसेसेस डिफाइंड है, वो यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। इसी तरह से बेटा देखें कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है ताकि उससे इफेक्टिवली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जा सके। देन मॉडलिंग डाटा, जो डाटा हम कंप्यूटर्स के अंदर स्टोर कर रहे हैं या उसे हमने प्रोसेस करना है, तो उसे किस तरह से प्रोसेस करना है, किस तरह से स्टोर करना है, और उसे इफेक्टिव इंफॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारा कुछ भी कंप्यूटर साइंस के अंदर आ जाता है। इसके साथ साथ कंप्यूटर नेटवर्क डिजाइन्स मींस जब हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट करवाते हैं, वो किन बेसिस पर करवा रहे हैं, ये भी कंप्यूटर साइंस का हिस्सा है। एज वेल एज कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक्सपेरिमेंटेशंस के, जो हमारे पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर है उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंटेशंस के किस तरह से हम कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को, कंप्यूटर हार्डवेयर को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं, फास्टर बना सकते हैं, हायर इन प्रोसेसिंग स्पीड बना सकते हैं, ये सारे काम भी हमारे किसका हिस्सा होते हैं, कंप्यूटर साइंस का हिस्सा होते हैं। और इन तमाम चीजों की स्टडी को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर साइंस कहा जाता है। तो बेटा ये थी आपके पास कंप्यूटर साइंस की डेफिनेशन। इसके साथ साथ हम कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे। आप व्हाट इज अ कंप्यूटर। सो कंप्यूटर जो आपके चैप्टर 1 का फर्स्ट टॉपिक भी है, ये इसकी ब्लॉक डायग्राम देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर बेसिकली एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही होती है ऑन डाटा और उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रही होती है, और इसके साथ साथ डिफरेंट ऑपरेशंस को भी परफॉर्म कर रही होती है। तो कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स या कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, सीपीयू के थ्रू प्रोसेसिंग परफॉर्म हो रही होती है। क्या परफॉर्म हो रहा होता है, यहां पर हमारे पास प्रोसेसिंग परफॉर्म हो रही होती है, और वो कौन प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है, सीपीयू। यूजर से इनपुट ली जाती है, उस इनपुट को मेन मेमोरी में स्टोर किया जाता है, मेन मेमोरी से फिर सीपीयू को ट्रांसफर किया जाता है ताकि उसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म हो, और उस प्रोसेसिंग को परफॉर्म करने के बाद दोबारा मेन मेमोरी में डाटा को ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर या तो उसे स्टोर कर लिया जाता है या फिर आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आउटपुट प्रोड्यूस कर दी जाती है। तो बेसिक जो कंप्यूटर के ऑपरेशंस हैं या कंप्यूटर किस तरह से एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा होता है, या कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होता है और उस डाटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। ये बेसिकली इसका फंडामेंटल जॉब आ जाती है। आजकल कंप्यूटर ऑलमोस्ट एवरी फील्ड में यूज हो रहा है और हर तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। हम उसके जरिए एंटरटेनमेंट भी ले रहे हैं, उसके जरिए से डिफरेंट ऑफिस रिलेटेड ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम उसके जरिए से मॉनिटरिंग भी कर रहे होते हैं, उसके जरिए से ऑपरेशन कंट्रोल भी कर रहे होते हैं। तो कंप्यूटर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसकी ब्लॉक डायग्राम ये सामने आ गई कि इसके अंदर ये 5 मेजर कंपोनेंट्स या पार्ट्स आ जाते हैं, या 5 मेजर ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहे होते हैं वो इसी तरह से हो रहे होते हैं कि इनपुट से मेन मेमोरी, देन सीपीयू से दोबारा मेन मेमोरी, एंड देन स्टोरेज से फिर मेन मेमोरी में, एंड देन आउटपुट। इस तरह से ये ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ ऑन नेक्स्ट बोर्ड और देखते हैं कि इसे हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। ओके बच्चों,
अब हम कंप्यूटर को डिफाइन करते हैं और वो डेफिनेशन देखते हैं जो आप लोगों ने याद करनी है, अपनी कॉपीज में लिखनी है, और अगर पेपर वगैरह में आपसे पूछी जाती है इसकी डेफिनेशन तो ये डेफिनेशन आपने वहां पर लिखनी है। बेटा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, याद रखना है कंप्यूटर एक डिवाइस है। जो लेटेस्ट कंप्यूटर्स हैं ये मशीन्स नहीं है। अर्ली कंप्यूटर्स को हम मशीन्स कह सकते थे, क्यों? क्योंकि वो मैकेनिकल वर्क्स परफॉर्म करते। जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं और इनका काम क्या है? दैट टेक्स डेटा एज इनपुट फ्रॉम यूजर। एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा गेट करती है फ्रॉम यूजर एज इनपुट, टेक्स डेटा एज इनपुट फ्रॉम यूजर। इसके बाद परफॉर्म्स ऑपरेशंस, फिर उस डेटा के ऊपर ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है ऑन डेटा एट वेरी हाई स्पीड। याद रखिएगा एट वेरी हाई स्पीड। ह्यूमन प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर प्रोसेसिंग में फर्क भी यही है कि कंप्यूटर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को इन अ सेकंड परफॉर्म कर लेता है, बट ह्यूमन में टेक मोर टाइम। तो बेटा ये परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन डेटा एट वेरी हाई स्पीड, स्टोर्स रेलिवेंट इंफॉर्मेशन और आप डेटा कह लें रेलिवेंट डेटा बिफोर और आफ्टर प्रोसेसिंग, यानी प्रोसेसिंग से पहले भी डेटा स्टोर हो रहा है मॉडर्न कंप्यूटर्स में, और जैसे ही प्रोसेस होता है कंप्लीट तो उसके बाद भी डेटा स्टोर हो जाता है। एंड देन प्रोड्यूसेस द रिजल्ट्स एज आउटपुट फॉर द यूजर। यूजर जिस तरह से आउटपुट रिक्वायर कर रहा है उस तरह से उन रिजल्ट्स को प्रोड्यूस भी कर देता है। तो बेटा वही चार ऑपरेशन देखें कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम इनपुट लेना है, उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करना है बाय सीपीयू, देन उसे स्टोर करना है बिफोर और आफ्टर प्रोसेसिंग। बिफोर प्रोसेसिंग मेन मेमोरी में, आफ्टर प्रोसेसिंग परमानेंटली कहां पर? स्टोरेज में। देन प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स एज आउटपुट, देन ये आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म भी किया जा रहा है। इन ऑपरेशंस को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में देखेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट्स क्या कहते हैं। अ डिजिटल कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल डिवाइस। बच्चों याद रखें कंप्यूटर तीन टाइप्स के, डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड। ठीक है, हम जो डिस्कस करेंगे वो डिजिटल कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। डिजिटल कंप्यूटर बेसिकली डाटा को बाइनरी फॉर्म में प्रोसेस कर रहा होता है। बेसिकली डिजिटल कंप्यूटर्स क्या है? प्रोग्रामेबल डिवाइसेस हैं दैट टेक्स डाटा and executes a programmed list of given instructions। ये एक ऐसी प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो कि एग्जीक्यूट करती है, प्रोसेस करती है किसको? प्रोग्राम्ड लिस्ट ऑफ गिवन इंस्ट्रक्शंस को। इसे पहले हम प्रोग्राम कर सकते हैं और जिस सीक्वेंस में हम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे उसी सीक्वेंस के अंदर ये उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट भी कर देगी। तो बेटा यहां तक आपके पास कंप्यूटर की डेफिनेशन बन जाती है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट लेती है फ्रॉम यूजर, उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करती है, डाटा को स्टोर करती है, देन आउटपुट फॉर द यूजर प्रोड्यूस कर रही होती है। और डिजिटल कंप्यूटर्स बेसिकली प्रोग्रामेबल डिवाइसेस होते हैं जो कि प्रोग्राम्ड लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं इन द सीक्वेंस दैट इज प्रोवाइडेड बाय द प्रोग्रामर्स। नेक्स्ट कंप्यूटर सिस्टम की बात हम करते हैं। जब भी सिस्टम की बात कर रहे होते हैं तो सिस्टम के अंदर सिर्फ एक डिवाइस नहीं आ जाती। सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स। बहुत सारे कंपोनेंट्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं, इंटर रिलेट कर देते हैं तो सिस्टम बन जाता है। सो व्हाट इज अ कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज मेड अप ऑफ, इट इज कंपोज्ड ऑफ CPU, input devices, output devices, memory and storage devices, as well as to communicate with other computers, what? Communication devices. और
शुरू में कहा इंटरकनेक्टेड, तो ये क्या, इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, और ये तमाम डिवाइसेस एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड। हाउएवर सीपीयू इज द मेन कंपोनेंट, और सीपीयू बेसिकली क्या है, मेन कंप्यूटर कंपोनेंट है दैट इंटरप्रेट्स, जो कि ट्रांसलेट करता है, एंड एग्जीक्यूट्स, और उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। किसके ऊपर, द इंस्ट्रक्शंस। सीपीयू ने क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करना है, पहले ट्रांसलेट करना है कि व्हाट द इंस्ट्रक्शन इज अबाउट, और फिर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने, ये चीज इवेलुएट करके उसने वो ऑपरेशंस भी परफॉर्म करने। तो बेटा ये था आपके पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने पहले स्कोप ऑफ द कंप्यूटर साइंसेज देखा, स्कोप ऑफ द आईसीएस, और उसके बाद कंप्यूटर की डेफिनेशन डिस्कस की। उम्मीद है कि आज का आपका पहला लेक्चर अच्छा गुजरा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और कंप्यूटर की डेफिनेशन को आप अच्छे से याद भी कर लोगे। इजाजत चाहता हूं, अल्लाह हाफिज।